अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आप हैं अपने क्लब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका आनंद सर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाम क्या है? मोशन। ठीक है। और नाइन्थ की फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। अब किसी किसी के मन में आ सकता है कि हार्ड है क्या सर ये। सेवेंथ क्लास के टाइम एंड मोशन से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो हार्ड है। पर मेरे भाई और बहनों, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए और सिखाने वाला होना चाहिए। और यहाँ पे तो हम दोनों हैं। तो चलिए मोशन का ठंडा ठंडा कुल लोशन लगाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन द नेम ऑफ द चैप्टर विच इज मोशन। मोशन क्या है, पहले हम इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं। तो चेंज इन पोजिशन ऑफ द बॉडी विथ टाइम इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जब कोई बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु क्या करता है, अपना जगह बदलता है, ठीक है, अपने पोजीशन को बदलता है, अपने स्थान को परिवर्तित करता है। किसके साथ? समय के साथ। जब भी अपने स्थान को बदलते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ समय लगाते हैं ना उसमें। आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे होता क्या है। एक स्टूडेंट है ना, वो कहीं खड़ी है इनिशियल पोजीशन पे आई पे, और वहां से वो कहीं चली गई, कहाँ पे? एफ पे पहुंच गई। मान लो वो जो पॉइंट है जहां पे पहुंची है वो एफ है ना। जहां पे पहुंच जाएगी वो एफ होगा, और आई से एफ पे जाने में उसने क्या लगाया? कुछ तो समय लगा होगा ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। तो जब भी हम अपना पोजीशन बदलते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं समय के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन। अब क्या कहते हैं? इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कोई मोशन में है कि नहीं है। अब अभी आपको ये लड़की मोशन करती हुई क्यों दिखाई दी थी? क्योंकि आप हैं ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना। अगर आप इस लड़की के साथ ट्रेवल कर रहे होते तो आपके लिए इसका पोजीशन नहीं बदलता। ठीक है, आप ऑब्जर्वर को, मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से आपको फिर से। ऑब्जर्वर क्या है, टाइम क्या है, ये सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग, मैं आपको चाहता हूं कि एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मोशन जो शब्द है वो मूवमेंट, मूवमेंट आपने सुना है, MOVEMENT। मूवमेंट से वो क्या अलग है और क्या समानता है? तो मूवमेंट मतलब भी मोशन ही होता है एक तरह से, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो, जब आप मोशन करते हो तो कोई डिफिनिट पॉइंट नहीं होता, कोई इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिक्स नहीं होता। आप मोशन कर रहे हो, एमलेस मोशन है ना। तो जब आप चलते हैं तो आप चल रहे हैं, तो आप मोशन कर रहे हैं। लेकिन आप किसी फिक्स स्पेस में अगर मोशन करते हैं, है ना, जहां पे इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन फिक्स है, डिफाइंड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैसे मोशन को हम कह सकते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट भी एक प्रकार का क्या है? मोशन है। हम कह सकते हैं कि मोशन अगर फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है, तो उसकी क्वालिटी मूवमेंट है। मूवमेंट मोशन की क्वालिटी है, फिजिकल क्वालिटी है। समझ गए बात को? अब देखो, वापस से यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, आपको 2-3 वर्ड आपने देखा होगा। चेंज इन पोजीशन, तो पहले पोजीशन को डिफाइन करते हैं। पोजीशन तो आप यहीं पे देख ही रहे हो, क्या है लिखा हुआ? द लोकेशन ऑफ द बॉडी। पोजीशन मतलब जहां उसका लोकेशन है। किस चीज से दर्शाते हैं? पॉइंट से। हम किसी लोकेशन को पॉइंट से दर्शा सकते हैं। जहां पर व्यक्ति पहले था, उस पॉइंट को हम इनिशियल पोजीशन कह देंगे, पॉइंट से दर्शा देंगे। और जहां पर पहुंच जाएगा उसको हम क्या चीज दर्शा देंगे? किस चीज से दर्शाएंगे? तो एफ से दर्शा सकते हैं, फाइनल पोजीशन के तौर पर उसको डिनोट कर सकते हैं। आपको जिससे मन है उससे दर्शाइए। कोई ऐसी ये नहीं है कि आपको ए या बी या आई और एफ से शो करना है। आपको जिससे मन करे उससे आप शो कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको पॉइंट देकर ही शो करते हैं। तो आपने देखा चेंज इन पोजीशन, मैंने पोजीशन को डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या डिफाइन करना है? टाइम। और फिर हम क्या डिफाइन करेंगे? ऑब्जर्व, मतलब रिफरेंस। रिफरेंस किसे कहते हैं? किसके रिफरेंस में? अभी मैंने क्या कहा? आपके रिफरेंस में ये लड़की मूव कर रही है। लेकिन हमेशा रिफरेंस बदलने पर मूव करता हुआ व्यक्ति भी, मतलब मोशन करता हुआ व्यक्ति भी स्टेशनरी दिखाई दे सकता है। चलिए तो देखते हैं। चलो अब टाइम को एक्सप्लेन करते हैं ना। वहां पे था ना टाइम विथ टाइम, तो उसको एक्सप्लेन किया जाए। टाइम क्या है? समय क्या है? क्या टाइम वॉच है, घड़ी जो हम देखते हैं जो घूमती रहती है लगातार, वो है? या टाइम कैलेंडर है जो डेट बदलता है, उससे हम टाइम कह देंगे? देखो ये दोनों नहीं है, ये दोनों टूल्स है जिससे हम टाइम का पैमाना मतलब मापा जाता है। जिससे टाइम को हमने यूनिट्स बनाए हुए हैं उसमें, है ना। तो लेकिन टाइम है क्या? सवाल तो ये आ रहा है, टाइम क्या है? तो स्पीड एंड टाइम तो पढ़ा हुआ आपने, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूं ही बताने को। अब देखो टाइम क्या, the system of those sequential relation that any event has to any other as past, present और future। देखो दो घटनाएं हुई ना, दो घटना हुई, एक पहले हुई या बाद में। अब कैसे बताओ कि दो घटना पहले हुई, कौन कौन बाद में हुई? सीधी सी बात था, समय देखकर बताते हो ना। दो घटनाओं को अगर आपको सीक्वेंस से सजाना है कि कौन सी घटना पहले और कौन सी घटना बाद में हुई, तो उसका डेट टाइम, और ये डेट टाइम आप देखोगे, ईयर देखोगे ना, तो वो उसी को बताता है कि कौन सी घटना पास्ट है, कौन सी घटना प्रेजेंट है और कौन सी घटना है फ्यूचर है। दो दो इवेंट, दो घटनाओं को, ठीक है, दो घटनाओं को क्या करता है? सीक्वेंस में रिलेट करता है कि कौन सी पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है। मान लो कि आप
आपका डेट ऑफ बर्थ है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1992 है, मतलब 1992 है, और आपका मान लो डेट ऑफ बर्थ 2000 या 2002 है या 2003 है, तो आपको पता चल जाएगा इससे कि मेरा जन्म आपसे पहले हुआ है। नहीं तो अगर मैं आपको कह दूं कि मैं आपसे छोटा हूं, तो आप कैसे साबित कर पाओगे? सीधी सी बात है ना। जैसे ही मैं कहूंगा अरे बच्चों मेरी उम्र तो आपसे भी कम है, अगर मैं ये कह दूं तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। तो आप मुझसे पूछोगे सर आप अपना पहले डेट ऑफ बर्थ बता दो। तो जैसे ही मैं कहूंगा 1992 1992, तो आप कहोगे नहीं सर मैं आपसे छोटा हूं, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2003 है या 2002 है। तो इससे टाइम से हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। उसको हम सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। और इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। वैसे तो हम इसको मिनट में, आवर में, डे में, वीक में, बहुत सारा यूनिट है इसका जिससे हम इसको बांट सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या मानी जाती है? सेकेंड मानी जाती है। मुझे उम्मीद है आप टाइम तो अच्छे से समझ ही गए होंगे अब आप। चलिए तो अब आगे हम पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको मोशन का डिफिनेशन तो याद होगा ही। चेंज इन पोजिशन विथ टाइम इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर क्या है? रेफरेंस पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, जो देखने वाला है। तो वहां पर उस लड़की को देख रहे थे कौन? आप। यहाँ पे भी हमारे पास एक रेफरेंस है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। जहां से हम किसी का लोकेशन और पोजिशन मेजर करते हैं। मान लो कि आपका जो घर है, मैं कहूं आपका घर नजदीक है या दूर है, तो आप क्या बताते हो? अरे नजदीक ही है। कैसे आप बता सकते हो नजदीक है? मैं हो सकता हूँ दिल्ली में हूँ, हो सकता हूँ मैं आपके मोहल्ले में हूँ। ये डिपेंड करता है ना। आप मुझे बता रहे हो नजदीक है, तो मैं कहाँ हूँ? तो आप पहले पूछते हो कि आप कहाँ हो, क्योंकि आप मेरे रिस्पेक्ट में बात करते हो। नहीं तो मान लो दो दोस्त हैं, एक दोस्त आपके घर के पास पहुंच चुका है, मतलब एक आपके मोहल्ले में है, और एक दोस्त ट्रेन में है कहीं इलाहाबाद, कहीं दूसरे जगह अमरावती, महाराष्ट्र। तो आप क्या कहोगे? दोनों को कहोगे क्या है कि जब आपका घर पास है या दूर है? नहीं, आपका घर पास भी है और दूर भी है। जो आपके घर के पास होगा, मतलब आपके मोहल्ले में होगा, उसके लिए आपका घर पास है, लेकिन जो दूसरे स्टेट में है उसके लिए आपका घर क्या है? दूर है। तो डिपेंड करता है ना किस पे है। उसी तरह मोशन भी है। मोशन भी डिपेंड करता है कि कौन देखने वाला है, कौन सा रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट ही सिर्फ डायरेक्शन भी, किधर की तरफ। तो वही लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड ओनली विद द रेफरेंस पॉइंट। लोकेट कर सकते रेफरेंस पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो और किधर की तरफ बात कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे आप एक ट्री देख रहे हो, एक बस देख रहे हो, बस में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे हैं, है ना। चारों बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस है एक दूसरे से, वो मेंटेन है, वो बदल तो नहीं रही है, क्योंकि बस में बैठे हुए बच्चे अपने सीट पे बैठे हैं और वो एक दूसरे से मतलब जो डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं वो मेंटेन किए हुए हैं। और पेड़ से भी उनकी जो डिस्टेंस है वो भी नहीं बदल रही है, वो भी उतनी ही है जितनी अभी है, वो भी नहीं बदल रही है। तो मतलब अभी सभी स्टेशनरी है, पेड़ के लिए भी वो स्टेशनरी है, बच्चे एक दूसरे के लिए भी स्टेशनरी है। और ये उनका पेट आ गया उनको स्कूल के लिए ड्रॉप करने बस के पास, उसके लिए भी बच्चे स्टेशनरी, सबके लिए, मतलब बच्चे एक दूसरे के लिए, पेड़ के लिए और उनके पेट के लिए स्टेशनरी है। अब देखना क्या होगा जब बस चलती है तो क्या होता है, बच्चों के बीच में क्या होता है और पेड़ और पेट के बीच में क्या होता है। तो बस जब चल रही है ना, बस जब चलने लगी तो क्या हुआ, बच्चों के बीच की दूरी क्या बदल गई? क्या बच्चे एक दूसरे के लिए ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए? क्या क्या बच्चे एक दूसरे के नजदीक आ गए या दूर चले गए? ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, बच्चे अभी भी एक दूसरे से उतनी ही दूरी पे हैं जितनी पहले थे। मतलब उनके बीच में कोई डिस्टेंस, कोई प्लेस का बदलाव नहीं हुआ, चेंज इन प्लेस नहीं हुआ। तो बच्चे एक दूसरे के लिए क्या है? स्टेशनरी है ना। लेकिन पेड़ के तो नजदीक आ गए और पेट से वो दूर चले गए। तो पेट के लिए वो मोशन में थे, और प्लांट के लिए जो ट्री था उसके लिए वो क्या थे? मोशन में थे, है ना। तो मोशन में आ गए, उनके नजदीक आ गए और पेट से दूर चले गए। तो आप समझ गए होंगे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। मतलब अभी जब ये चल रहे थे तो बच्चे एक दूसरे के लिए तो रेस्ट में थे, लेकिन पेड़ के लिए और पेट के लिए क्या थे? मोशन में थे। तो डिपेंड करता है, आप बस में अगर होगे तो आपके लिए बच्चे क्या होंगे? रेस्ट में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप बाहर खड़े होगे उनका वेट करते हुए, तो आपके लिए चलती हुई बस के बच्चे क्या होंगे? मोशन में होंगे। तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि नहीं, समझ गए आप अच्छे से? पक्का? अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है और लाइक बटन भी दबा देना है। अब देखो बच्चों, जब भी हम मोशन करते हैं तो हम अपना प्लेस चेंज करते हैं। जब प्लेस चेंज करते हैं तो कोई दूरी तय कर लेते हैं, उसी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो जब भी कोई व्यक्ति सच में जो पार्ट ट्रेवल करता है, सच में जो चलता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया और जहां पे वो पहुंच गया, तो उस दूरी को क्या कहते हैं? जो पाथ वो कवर कर रहा है, जिस पाथ वो चल रहा है, उस पाथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस।
मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैंने यहाँ पे एक आपको शो किया एग्जाम्पल। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो चल रहा है, एक पाथ पे वो चलता जा रहा है और इनिशियल पोजीशन से वो कहाँ पहुंच जा रहा है, वो फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। तो वो कोई स्ट्रेट पाथ नहीं ट्रेवल कर रहा है। जनरली हम कोई स्ट्रेट पाथ नहीं ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, जिस ओरिजिनल पाथ उसने चला है, वो क्या है, उसने एक डिस्टेंस कवर किया है। जब भी वो मोशन करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि आप मोशन करो और डिस्टेंस कवर ना करो, है ना? अब आप कहोगे मैं सर एक जगह बैठा बैठा हाथ हिला लूंगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, वो भी एक प्रकार का मोशन है। आपके जिस बॉडी पार्ट का मोशन हो रहा है, जिस बॉडी पार्ट का बॉडी पार्ट अपना जगह बदल रहा है, पर आप नहीं बदल रहे हो, तो बॉडी पार्ट तो मोशन में है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो मोशन मतलब डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, एक्चुअल पाथ जो आप कवर कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जिनके पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब इसके अलावा क्या हो सकता है सर, इसके अलावा डायरेक्शन हो सकता है जो कि स्केलर क्वांटिटी के पास नहीं होता है। अब क्या होता है स्केलर वेक्टर, मैं आगे उसके बारे में अच्छे से चर्चा करूंगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। देखो डिस्टेंस तो आप समझ ही गए हो कि जो हम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तक एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करते हैं उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। मान लो मेरे दोस्त का घर मेरे बगल में है, तो ऐसा तो नहीं होगा मैं दीवार चीर कर उसके पास पहुंच जाऊंगा। बगल में ही है यार, दीवार के उस पार मेरा दोस्त रहता है, दीवार चीर के तो नहीं जाऊंगा ना। मैं गेट से निकलते हुए छत पे हूं तो सीढ़ी से उतरूंगा, फिर बगल में चढ़ूंगा, फिर सीढ़ी चढ़कर या लिफ्ट से उसके घर तक पहुंचूंगा। तो जो एक्चुअल पाथ आप ट्रेवल करते हो डिस्टेंस हो गया, है ना। लेकिन अगर मुझे किसी को बताना होगा कि मेरे दोस्त का घर किधर है, तो मैं तो बगल में ही बताऊंगा ना। मैं उसे ऐसे से हाथ को ऊपर नीचे दाएं बाएं फिर ऊपर नीचे करके तो नहीं बताऊंगा। मुझे डांस स्टेप तो नहीं दिखाना है उसे, डांस स्टेप हो जाएगा ऐसा करूंगा तो, है कि नहीं। तो एक्चुअल पाथ हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो सबसे छोटा पाथ हो सकता है, पॉसिबल पाथवे जो सबसे छोटा हो सकता है किसके बीच में, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और वो छोटा पाथ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट पाथ ही होगा। तो जो एक्चुअल पाथ आप देख रहे हो, एक बंदा यहां से निकला है वो ट्रेवल कर रहा है, वो क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट। और जहां वो पहुंच जाएगा, अगर वहां तक मुझे वो पाथ पे ओरिजिनल पाथवे पे चला है, अगर वहां तक मुझे सबसे छोटा पाथ पे चलना है तो मुझे कैसे चलना होगा, मुझे स्ट्रेट चलना होगा। और दो 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 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ स्ट्रेट लाइन ही होता है। ये बात आप जानते हो पहले से, अगर नहीं जानते हो तो अभी जान गए। अब ये कैसी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। इसका मान होगा 30 मीटर, 20 मीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है स्ट्रेट पाथवे में। जैसे मैं कह सकता हूं नेपाल मेरे नॉर्थ में है, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कुछ भी कह सकता हूं ना। और डायरेक्शन भी मैं दे रहा हूं। लेकिन अगर मुझे अपने दोस्त का घर बताना है तो मैं नॉर्थ साउथ थोड़े कहूंगा, या मैं कोई एक डायरेक्शन तो नहीं बता सकता हूं। मैं किसी को कह दूं नेपाल नॉर्थ में है, चले जाओ डायरेक्ट नॉर्थ में, वो बेचारा क्या होगा, दीवार चीरते हुए तुरे जाएगा। वो तो रास्ते से जाएगा, रास्ता में नॉर्थ भी आएगा साउथ भी आएगा, जैसे जैसे रास्तों में टेढ़े आड़े तिरछे से हर तरफ चलना होता है ना, वो सीधा तो नहीं चल पाएगा। नदी में कूदा दूं क्या उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सबको पता है ना। तो एग्री करते हो आप मेरी बात से? चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं इसके बाद। तो अब सीखने की बारी है, जो मैं बता रहा था स्केलर और वेक्टर बाद में बताऊंगा, वो आ गया। तो देखो स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। जब मैं कहता हूं कि मैं 5 मीटर चला, मैं कैसे चला, आड़ा तिरछा चला, या सीधा चला, गोल गोल चला, कैसे भी चला, वो मेरी बात है, आपकी बात है, वो उस व्यक्ति की बात होगी बस। उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी, बस मैग्नीट्यूड हुआ, कि न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ कि मैंने 5 मीटर चल लिया, 10 मीटर चल लिया, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा स्केलर। पर मैं वेक्टर की बात जो करूं, देखो जहां इनिशियल है और जहां फाइनल पोजीशन, जहां से उसने चला और जहां वो पहुंच चुका है, वो किस दिशा में चला। मान लो मैं ईस्ट की तरफ चला और मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी क्या है, 5 मीटर है। मैंने कितना चला उससे कोई मतलब नहीं है, मैं वहां तक पहुंचा, कितना चल के पहुंचा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मेरे जहां से चला और जहां पहुंच चुका हूं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो मैं कहूंगा मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। वो किस तरफ, ईस्ट की तरफ। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और वेक्टर के पास क्या होता है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्पीड वगैरह, मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज का, आप पढ़ लो, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। और वेक्टर क्वांटिटीज का भी है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने दिया, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, है ना।
और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको आगे के भी लेक्चर आपको मिलती रहे। बहुत जरूरी है, सिर्फ इतना पढ़कर काम नहीं चलेगा, आगे भी बहुत सारे इसके पार्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब आएगा इस पे। तो समझ में आ रहा है ना आपको सब कुछ? चलो तो अब हम लोग रिलेट करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और साथ में जीरो को भी, कि कौन कब बराबर हो सकता है, कौन कब बड़ा होगा, कौन कब छोटा होगा, कौन कब जीरो के बराबर हो जाएगा, इन सबको। तो डिस्टेंस की बात तो तय है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर आपने कोई पाथ ट्रेवल किया, अगर आपने मोशन किया है, तो कभी भी डिस्टेंस जीरो होगा ही नहीं। तय हो गया ये बात? समझ गए ये बात? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखो। अगर आप स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हो, सीधा सीधा चलते हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप सीधा ही चल रहे हो, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट है, और आपने वही पाथ भी ट्रेवल किया है, तो वही डिस्टेंस भी है, तो दोनों क्या हो गया? इक्वल। लेकिन अगर जनरली जो हम स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं, क्या नहीं चलते हैं ना, डेली लाइफ में आप हमेशा स्ट्रेट ही चलते हो? बिल्कुल नहीं, टकरा जाओगे किसी चीज से, गड्ढे में गिर जाओगे, नाले में गिर पड़ोगे। तो जनरली हम सीधा पाथवे नहीं चुनते हैं। तो जब आड़ा तिरछा हम चलते हैं रोड के हिसाब से, तो क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। बात डिस्प्लेसमेंट और जीरो को रिलेट करने की, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर कब होगा, इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, मतलब आपने जहां से चला है आप वहीं पे वापस पहुंच जाओ। तो आपने कुछ चला तो डिस्टेंस तो कुछ होगा ही, लेकिन आपके इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी जीरो है, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे देखो यहाँ पर डिस्टेंस, एक व्यक्ति चल रहा है और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, लेकिन उसका वो जुड़ेगा। पहले वो 6 मीटर चला तो 6 मीटर, और फिर वापस आया 4 मीटर, तो 6 4 10 मीटर हो जाएगा, है ना। लेकिन अब देखना डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है या घटता है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो व्यक्ति चला, जब वो व्यक्ति चलना शुरू करता है 6 मीटर तो 6 मीटर, लेकिन जब वापस आता है तो वो माइनस होता है, वो एडिशन नहीं होता। जो वापस आएगा 2 मीटर पे, तो 6 चला तो 6 बढ़ा, पर जो वापस आया 4, तो क्या हो गया? 4 घट के अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मात्र 2 मीटर रहेगा। 2 मीटर, वो भी किस तरफ? राइट की तरफ। अगर राइट चला है तो राइट, लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो के से बड़ा भी हो सकता है, अगर क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी मेंटेन रहती है, ठीक है। अगर वो जिस तरफ राइट की तरफ चल रहा था, उसने 6 मीटर दूरी तय की, जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, फिगर में दिख रहा है, 6 मीटर दूरी तय की और वापस 4 मीटर आ गया, तो अब वो कितने मीटर की दूरी पे है? तो अब वो 2 मीटर राइट है। पहले 6 मीटर गया, फिर राइट से लेफ्ट आ गया 4 मीटर, तो क्या हुआ? 2 मीटर लेफ्ट कहलाएगा। लेकिन अगर 4 मीटर की जगह 8 मीटर लेफ्ट चला जाता, तो क्या कहलाता? -2 मीटर राइट कहलाता। मेरी बात समझ में आ रही है? 6 मीटर वो राइट जाता और 8 मीटर लेफ्ट आता, तो दूसरे तरफ चला जाता ना। तो अगर आप उससे पूछते आप कितने कितने मीटर राइट की तरफ हो, तो या तो उसे कहना पड़ता मैं राइट नहीं हूं, मैं 2 मीटर लेफ्ट की तरफ हूं। और अगर राइट में ही जवाब देना है तो क्या कहेगा? मैं -2 मीटर राइट की तरफ हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। बात समझ गए ना? तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सारी बातें क्लियर हो जाती है यहाँ पे। अब देखो मोशन का जो इतना सारा लोशन हमने लगाया, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसके बाद क्या आता है? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो देखो इसको जान, देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन मतलब हुआ कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल में बी। अभी आप लास्ट नो मैटर हाउ स्मॉल इंटरवल टाइम में बी को छोड़ दो, अभी ऊपर वाले को समझो कि ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, हर समय के अंतराल पे, इक्वल समय मतलब बराबर समय के अंतराल पे उसको बराबर दूरी मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा हर बार, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय करता हूं, तो हर घंटे मुझे 10 किलोमीटर तय करने होंगे, समझे? तभी मैं कह सकता हूं कि मैंने यूनिफॉर्म मोशन किया है, नहीं तो मैंने यूनिफॉर्म मोशन नहीं किया है। अब देखो ये लास्ट जो में जो दिया हुआ नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल में भी, इसको भी समझते हैं हम। देखो एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मैं 7.2 किलोमीटर तय कर रहा हूं 1 घंटे में, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने क्या किया कि रास्ते में रुककर चाय नाश्ता करने लगा, मैं बीच में गाड़ी तेज चला रहा हूँ, बीच में गाड़ी फास्ट चला रहा हूँ, और कैसे भी करके मैंने हर घंटे 7.2 किलोमीटर हर घंटे में तय कर लेता हूँ। पहले घंटे में भी दूसरे घंटे में भी चाय नाश्ता करते हुए नहीं रहता है, तो मैं रुक जाता हूँ बीच में और 7.2 ही टारगेट मान के चलता हूँ कैसे भी।
तो ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं हुआ यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन अगर मैं 7.2 किलोमीटर कह रहा हूँ हर घंटे तय करता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा हूँ, मैंने कह दिया, तो मतलब मुझे हर 2 मीटर हर सेकेंड में 2 मीटर तय करने होंगे। अगर आप 7.2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो और आवर को सेकेंड में चेंज करो, डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 2 मीटर इन इस सेकेंड। तो मुझे हर सेकेंड में अगर मैं 2 मीटर तय करूंगा तभी मैं कह सकता हूँ मैंने यूनिफॉर्म मोशन किया है, तब मैं 7.2 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लूंगा, और हर बार मुझे ऐसा करना होगा। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये जो व्यक्ति है वो हर सेकेंड में 2-2 मीटर तय कर रहा है, तो ये क्या कर लेगा, ये 1 घंटे में 7.2 किलोमीटर आसानी से तय कर लेगा। डायग्राम भी आप देखो, डायग्राम यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन का है, मतलब एक व्यक्ति तो चल ही नहीं रहा है, वो स्टॉप है, स्टेशनरी है, उसको छोड़ी दो, दूसरा जो है ये जो आपका सेकेंड है इसमें ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, तो लगातार इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है एक रेशियो में। देखो कोई सर्कुलर पाथ पे भी कोई चीज चले तो उसे भी यूनिफॉर्म मोशन कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है हर बार इक्वल टाइम में, तो भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक उसका उल्टा है। वहां पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था इक्वल टाइम इंटरवल में, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब 1 सेकेंड में, 1 आवर में, कभी हम 10 किलोमीटर तय कर लूंगा, कभी मैं 15 किलोमीटर तय कर लूंगा, कभी मैं 2 ही किलोमीटर तय करूंगा 1 घंटे में। तो अलग अलग डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेंगे हर यूनिट ऑफ टाइम में तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे जो पहला डायग्राम है उसमें क्या हो रहा है कि पहले वो व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बाद में वो उसका डिस्टेंस टेबल क्या हो रहा है, वो ज्यादा डिस्टेंस टेबल करने लग रहा है। तो पहले वो स्लो था, वो कम डिस्टेंस टेबल कर रहा था पर यूनिट टाइम में, लेकिन बाद में वो पर यूनिट टाइम में ही क्या करने लगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर ट्रेवल करने लगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और यहाँ देखो एक व्यक्ति क्या करता है, वो चलता है फिर रुक जाता है, नाश्ता पानी करता है, फिर चलता है रुक जाता है, तो ये भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब चाय नाश्ते के लिए रास्ते में रुककर एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे हर बार, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको पर्टिकुलरली हर यूनिट ऑफ टाइम उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और नॉन इन्फॉर्मेशन में क्या है, ग्राफ आप देख सकते हो, इसका ग्राफ सीधा नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने उसको भी डिनोट कर दिया, हाइपरबोला पैराबोला में ये बना हुआ होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्राफ, सब कुछ जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, ये सब अगले वीडियो में आएगा। और उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। और वो आपको कब मिलेगा, कैसे पता चलेगा, तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके कोई भी डाउट हो, समस्या हो, परेशानी हो, चिंता हो पढ़ाई लिखाई संबंधित, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारा इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में आपको यहीं इसी चैनल पे।